Hello guys, welcome to my channel. My name is Gaurav and you are watching me on Log On to Gaurav, and welcome to the new video. In this video, I'm not going to talk about traveling, but I'm going to talk about something related to traveling. Yes, if you are a content creator and if you create videos for YouTube, but particularly in Premiere Pro or After Effects, तब आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपका वीडियो प्रीव्यू काफ़ी स्लो होता है या फिर आपको काफ़ी दिक्कतें आती होंगी आपके लैपटॉप या आपके एग्जिस्टिंग पीसी में काम करते वक्त। सेम दिक्कतें मुझे आती थी। माई पीसी वॉज वेरी स्लो और वीडियो रेंडर होने में काफ़ी समय लगता था। इनफैक्ट व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर, व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन अ वीडियो, मुझे अपना वीडियो का प्रीव्यू देखने में काफ़ी दिक्कत होती थी बिकॉज इट इज़ वेरी ग्राफिक इंटेंसिव, वेरी CPU इंटेंसिव एक्टिविटी, और बिकॉज मेरा लैपटॉप काफ़ी पुराना था तो इट वॉज नॉट यूज टू टेक दैट मच लोड और मैं अपने वीडियो का प्रीव्यू भी नहीं देख पाता था। फिर मुझे उसको रेंडर करना पड़ता था विच अगेन गोइंग टू टेक 4 to 5 hours डिपेंडिंग ऑन द वीडियो लेंथ एंड क्वालिटी, और फिर अगर मुझे उसमें कोई फॉल्ट दिखती तो या तो मुझे उसको फिर से वापस आके सही करना पड़ता था या फिर आई हैव टू लेट इट गो ऑन द यूट्यूब। सो टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स आई डिसाइडेड टू मेक माई ओन PC एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीसी बनाने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने होते हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं जो आपको देखना चाहिए, वो कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो कंपोनेंट्स खरीदने के लिए मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, और फाइनली मैंने जो पीसी बनाया उसमें मैंने कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं, उनकी क्या कॉस्ट है। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इट टेक्स नथिंग फॉर यू बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज it really helps me to make more content and do more research on the topics and help you guys, help me as well to grow as a content creator. So please do that. Now let's begin. So there are a lot of many things which you need to take care while building a PC so that आप कोई महंगा कंपोनेंट लेते हैं बट किसी और कंपोनेंट की वजह से उसकी फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो सकती है। तो इट्स पॉसिबल दैट सम अदर कंपोनेंट माइट बॉटलनेक द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द PC डिस्पाइट बीइंग आपके बाकी सारे कंपोनेंट्स वेरी हाई एंड के हों। टू अवॉइड दैट मिस्टेक, स्टिक टू द एंड। मैंने रिसर्च के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन पर जाकर और स्टडी कर सकते हैं बिकॉज ये वीडियो इतना डेप्थ में मैं नहीं बना सकता अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक सो मच टाइम एंड इट इज़ वेरी टेक्निकल टॉपिक। इवन आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ फॉर मेकिंग द एंटायर फुल फ्लेज वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो मैंने जितनी रिसर्च की है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बट यू विल हैव टू डू अ रिसर्च ऑन योर ओन विच इज़ ऑलवेज गुड, विच इज़ ऑलवेज बेटर। सो प्लीज़ डू दैट। नाउ लेट्स बिगिन। तो अगर आप कंप्यूटर बना रहे हैं तो इसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं। इसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और एक मदरबोर्ड कंटेनिंग कैबिनेट होता है जिसको हम CPU कह लेते हैं इन जनरल भाषा में, बट वो CPU नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये मिनिमम 4 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं कोई एक कंप्यूटर बनाने के लिए। तो हमारा फोकस इस वीडियो में रहेगा उस CPU को बनाने के लिए बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसके अकॉर्डिंग एक मॉनिटर ले सकते हैं एंड कीबोर्ड एंड माउस आर वेरी सिंपल थिंग, यू कैन बाय एनी ऑफ दोज। तो जब हम कंप्यूटर बनाने की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ईदर ऑफ दीज 2 थिंग्स, विंडोज़ और मैक। लिनक्स भी एक ऑप्शन होता है बट हम उसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट वेरी कॉमन अमंग द मासेस। तो हम जब पीसी बनाने की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट विंडोज बिकॉज मैक के ऐसे कस्टम बिल्ड कंप्यूटर्स नहीं बनते हैं। इवन बनते हैं तो दैट सीधे एप्पल से बन के आते हैं एंड दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। सो वी आर फोकसिंग ऑन विंडोज मशीन। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद विंडोज देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो पहला कंपोनेंट होता है इसका CPU। CPU में आपके पास 2 ब्रांड होते हैं, AMD और Intel। इस पॉइंट पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप AMD के साथ जाना चाहते हैं या Intel के साथ जाना चाहते हैं बिकॉज ये बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक है, यहाँ से आपके सारे कंपोनेंट कनेक्टेड हैं। तो यहाँ यू हैव टू पुट मैक्सिमम टाइम इन डिसाइडिंग वेदर यू वांट टू गो विद AMD सिस्टम्स और Intel सिस्टम्स। मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। AMDs आर जनरली गुड फॉर गेमिंग पर्पस एंड Intel आर जनरली गुड फॉर सॉफ्टवेयर पर्पस। ऐसा नहीं है कि ये ईदर वे के लिए नहीं कंपैटिबल या अच्छे हैं, दे आर वेरी मच कंपैटिबल बट दिस is the general idea in the industry that these are like that. इस वीडियो में I'm going to stick with Intel because if I stick with both these CPUs और processors इसमें काफ़ी समय हो जाएगा, हर चीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं लिमिटेड और कंप्लीट रखने के लिए मैं Intel को चूज कर रहा हूँ यहाँ पे। Now once you have selected a processor, in this case I am selecting Intel processors. Let's go into the options that are available and what we have to see in the processor. तो Intel की जनरेशंस आती हैं। प्रेजेंटली जनरेशन 13 इज़ द लेटेस्ट। 2023 के एंड तक जनरेशन 14 आ जाएगी बट प्रेजेंटली जनरेशन 13 इज़ द लेटेस्ट वन। हर जनरेशन में i9, i7, i5 एंड i3 प्रोसेसर्स
4 कैटेगरी के प्रोसेसर इंटेल निकालता है। अगर हम इसकी नोमेनक्लेचर को समझ लें देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू चूज विच प्रोसेसर वी वांट। इंटेल अपने प्रोसेसर्स के सफिक्स में एक अल्फाबेट मेंशन करता है, जो के अगर है तो दैट मींस दे आर हाई परफॉर्मेंस एंड अनलॉक्ड प्रोसेसर्स, एफ है तो उसके लिए आपको डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है एंड वेरियस थिंग्स। तो अगर आपके सामने इंटेल के किसी प्रोसेसर का नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इंटेल कोर i7 13700K प्रोसेसर, तो इसको अगर हम डिकोड करें तो इट्स अ इंटेल प्रोसेसर ऑफ कोर्स, देन i7 13 जनरेशन एंड 700 इज ASCII और न्यूमेरिक डिजिट, जैसे कि इससे जो 9th i9 होता है उसमें 13900 लिखा होता है। लाइकवाइज K टेल्स इट्स अ हाई परफॉर्मेंस एंड अनलॉक। i9 i7 i5 इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो इनमें डिफरेंस होता है नंबर ऑफ कोर्स का। तो ये नंबर i9 में ज्यादा होता है, i7 में उससे कम, i5 में उससे कम, i3 में उससे कम होता है। और जितने ज्यादा कोर होंगे उतना आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी। पीसी बनाने में एक बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि ज्यादा महंगी चीज ज्यादा अच्छी होगी। यू हैव टू चूज एंड ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एज वेल, बिकॉज ज्यादा प्रोसेसिंग पावर अगर आप सब कुछ ज्यादा नहीं लेते हैं तो बॉटल नेकिंग हो जाएगी कहीं पे। और इवन दो आप ज्यादा भी लेते हैं बट देयर आर बेंचमार्किंग टेस्ट, पीपल डू बेंचमार्किंग, डू रिग्रेस टेस्ट ऑन दीज प्रोसेसर्स एंड वेरियस अदर थिंग्स एंड दे फाइंड दैट कि i9 is not that much good as i7. So there's no point of paying extra 10,000 or 15,000 rupees for the latest thing, for the higher thing, even though it is not giving you the benefit. So keep that in mind that costly things are not necessarily what you want. So this is how the real CPU looks like. Moving ahead, second part is motherboard. Motherboard is basically a PCB circuit on which these chipset, these graphic cards, everything gets onto this motherboard. Motherboards have various USB connectors like this. Everything goes on the motherboard. So it is very important thing. So once you have selected that you are going to go with Intel processors, your motherboard depends on that. If you are going for Intel, then motherboard should have the socket in which Intel processor can get fit into. Likewise, the chipset, the chip that is responsible for the functioning of motherboard is also dependent on which processor, Intel or AMD you have chosen. That's why choosing the processor is very important. तो motherboard में दो चीजें होती हैं, एक socket हो गया और एक चिपसेट हो गया। सॉकेट की अगर बात करें तो सॉकेट भी जनरेशन वाइज चेंज होते आए हैं। जैसे इंटेल की 13 और 12 जनरेशन के लिए LGA 1700 सॉकेट है। इससे ओल्डर जनरेशन के लिए सॉकेट का अलग टाइप है। तो अगर आप मदरबोर्ड जो कि ओल्डर जनरेशन का है आप लेते हैं तो उसमें आप लेटेस्ट इंटेल का प्रोसेसर नहीं बैठा पाएंगे, तो ये कंपैटिबिलिटी इशू भी हो जाता है। तो कीप दैट इन माइंड। चिपसेट की अगर बात करें तो 13 जनरेशन के लिए अलग चिपसेट सीरीज है, 12 जनरेशन के लिए अलग चिपसेट सीरीज है। 13 जनरेशन की बात करें तो इट कम्स विद लाइक Z790, H770, B760 और 12th जनरेशन की बात करें तो Z690, H670, B660। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इट्स नॉट नेसेसरी कि 13 जनरेशन का अगर आप प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो आपको चिपसेट भी 13 जनरेशन का यूज करना पड़ेगा। 12 जनरेशन का चिपसेट है, इट इज एज पार एज दी 13 जनरेशन चिपसेट, बट कॉस्ट में डिफरेंस होगा बिकॉज दैट इज द लेटेस्ट वन। यू विल फाइंड आउट दैट 12 जनरेशन का चिपसेट वाला मदरबोर्ड भी आप लेते हैं तो दैट विल गोइंग टू परफॉर्म द सेम। अगर हम मदरबोर्ड के बाकी कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है मेमोरी के स्लॉट्स। इसमें आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए कि जो मेमोरी स्लॉट्स हैं ये कौन सी जनरेशन की मेमोरीज को सपोर्ट करते हैं, DDR5 या DDR4, DDR3 लाइकवाइज। तो जो लेटेस्ट मदरबोर्ड हैं वो DDR4 और DDR5 को सपोर्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी मेमोरी लगाने वाले हैं और इसमें कितने स्लॉट्स हैं, 2 स्लॉट हैं, 4 स्लॉट है, बिकॉज जितने ज़्यादा स्लॉट होंगे उतना आप मेमोरी को ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। और फिर ये जो मेमोरी स्लॉट्स हैं ये डुअल चैनल हैं या सिंगल चैनल हैं। डुअल चैनल मतलब कि 2 मेमोरी स्लॉट्स को ये पैरेलल यूज़ करेगा और सिंगल होगा तो ये ऑलमोस्ट सीरीज में यूज़ करेगा, तो डेटा ट्रांसफर रेट थोड़ा कम होता है, थोड़ा टेक्निकल है। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं जिस पर आप क्लिक करके जान सकते हैं। इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसमें मैंने भी यहीं से सीखा है। आई सजेस्ट यू दैट यू गो टू दिस लिंक्स एंड स्टडी योरसेल्फ। नेक्स्ट मदरबोर्ड में देखने लायक होता है कार्ड्स के स्लॉट, A.M.2, 16, 4, X1, लाइक ये स्लॉट्स के टाइप होते हैं और इनकी भी जनरेशन होती है, लाइक PCI 5, PCI 4, PCI 3। बेसिकली 5 PCI 5 इज द लेटेस्ट वन जिसमें डेटा ट्रांसफर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 4 में डेटा ट्रांसफर रेट उससे कम होता है और लाइकवाइज। और अगर हम M2 और X16 की बात करें तो X16 जो स्लॉट होता है दैट इज लॉन्गर इन लेंथ, उसमें डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है। जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर ग्राफिक कार्ड्स। और जो फिर X14, X1 के स्लॉट्स होते हैं, दीज आर फॉर अदर थिंग्स लाइक ऑडियो कार्ड, वाईफाई कार्ड एंड लाइक दैट। अदर पैरामीटर्स दैट यू शुड लुक इनटू अ मदरबोर्ड इज SATA पोर्ट्स और SATA स्लॉट्स। इसमें आप SSD जो लगाते हैं या हार्ड डिस्क जो लगाते हैं वो इसमें कनेक्ट होता है।
वेरियस इनपुट आउटपुट क्या है कि इसमें कितने ऑडियो जैक के पॉइंट दिए हुए हैं, कितने USB 3.2 जनरेशन के हैं, कितने 3.1 जनरेशन के हैं, HDMI पोर्ट कितने हैं, वाईफाई का पोर्ट है कि नहीं है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं। तो ये भी मदरबोर्ड का ही पार्ट होता है, आपको इनके बेसिस पे यहाँ पे मदरबोर्ड डिसाइड करना होता है। जैसा कि मैंने बताया वाईफाई इसमें है कि नहीं, बिकॉज वाईफाई इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज हर कहीं लैन कनेक्टिविटी नहीं होती है। और इसकी साइज कितनी है, बेसिकली मदरबोर्ड कम्स इन वेरियस साइजेस जस्ट लाइक द कैबिनेट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू फर्दर। मदरबोर्ड एक छोटा सा भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। छोटा सा अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको फ्यूचर में कार्ड्स लगाने की जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज उसमें कार्ड स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। बट अगर आप बड़ा बनाते हैं तो कार्ड स्लॉट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, बट अगेन वो वॉल्यूम ज़्यादा लेता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा कि आपको कौन सा सूटेड है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट आई हैव डन बट लेटर इन द वीडियो। मदरबोर्ड ऐसा दिखने में होता है, इसमें आप देख सकते हैं 2 मेमोरी स्लॉट्स हैं, एक PCI स्लॉट्स है लाइकवाइज। नाउ वी कम टू थर्ड कंपोनेंट विच इज़ मेमोरी और रैम। इसमें आपको 5 चीज़ देखनी होती हैं। पहली चीज़ है इसका फॉर्म फैक्टर। अगर आप एक PC बनाने जा रहे हैं तो इसका फॉर्म फैक्टर होगा UDIMM, और अगर आप एक लैपटॉप में मेमोरी ढूंढ रहे हैं तो उसका फॉर्म फैक्टर होता है SODIMM। In case you want to increase or upgrade the memory of your laptop, of your old laptop, I have a video on that. You can click on the link above and see the video. उसमें मैंने बताया कि कैसे you can open up the laptop and upgrade to the memory and what are the factors that you have to see before upgrading the memory. That's a detailed and small video, 2.5 minute का video है सिर्फ, then you can check it out if you want to increase the memory of your laptop. Second thing that you have to see is the generation of the memory. Presently, DDR5 has come, but it has recently come, so they are costly and there are not many options in DDR5. DDR4 पिछले 6-7 सालों से है और उसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, बट उसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है दैट आई हैव पॉइंटेड आउट बिलो। थर्ड थिंग इज कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। द हायर द कैपेसिटी, द मोर नंबर ऑफ पैरेलल प्रोग्राम्स यू कैन रन। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन आफ्टर इफेक्ट्स, देन यू स्विच बैक टू योर प्रीमियर प्रो, देन ऑडिशन, देन जितना ज़्यादा मेमोरी होगा, जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगा मेमोरी का, उतना ज़्यादा आप पैरेलल ऑपरेशन कर पाएंगे। तो डिपेंड्स, आप 4 मेमोरी स्लॉट लगा सकते हैं 32 GB के, देन योर टोटल मेमोरी बिकम्स 128 GB, और आप 128 GB के भी 4 लगा सकते हैं अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, देन टोटल बिकम्स 512 GB। तो जितना ज़्यादा मेमोरी रहेगा उतना पैरेलल प्रोसेसिंग आप कर पाएंगे, कीप दैट इन माइंड। फोर्थ थिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मेमोरी कार्ड। सो इट डिपेंड्स ऑन द जनरेशन। जैसे मैंने आपको बताया DDR4 काफ़ी समय से है और DDR5 लेटेस्ट है, तो DDR4 में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2100 से 3600 मेगाहर्ट्ज तक थी, और DDR5 में ये फ्रीक्वेंसी हो गई है 3200 से 6800 मेगाहर्ट्ज। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना आपका डेटा ट्रांसफर जो होगा आपके परमानेंट स्टोरेज SSD से रैम के बीच और रैम से प्रोसेसर के बीच, वो उतना ज़्यादा फास्ट होगा। बट इसमें एक और कैच है, दैट इज लेटेंसी, और ऑल्सो नोन एज CL। लेटेंसी होता है कि टाइम कितना लगता है वो डेटा फेच करने में। तो आप देखेंगे DDR4 में जो लेटेंसी है दैट इज फ्रॉम 16 to 36, और DDR5 में ये है 28 से 40। तो DDR5 में डेटा फेच करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इवन दो DDR5 इज द लेटेस्ट वन, बट एट सम प्लेसेस DDR4 इज बेटर। बट सिंस DDR5 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड ओवर टाइम DDR5 इज गोइंग टू इम्प्रूव, सो अगर आप इसको मिड 2023 में देख रहे हैं राइट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, DDR5 में जाना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट अगेन आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई आई वेंट टू DDR4 myself. But yeah, there is a trade-off because DDR5 memory chips are going to be costly right now. Over the time, the price might decrease, but right now they are costly and they have high CL value even though the frequency is higher. This is how our RAM look like. Now the fourth component is storage और SSD. SSD में कुल 5 चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इसका टाइप क्या है? तो जनरली एक्चुअली SSD वो चीज़ है जहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स, जहाँ आपकी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती हैं, यहाँ से डेटा ट्रांसफर करना होता है आपके प्रोसेसर में बिफोर वर्किंग एनीथिंग। सो ये डेटा ट्रांसफर रेट अगर ज़्यादा फास्ट होगा तो आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट चलेगा। आप कोई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन जल्दी खुलेगी। आप कोई वीडियो पे क्लिक करते हैं जो आपके कंप्यूटर में स्टोर है तो दैट विल ओपन अप फास्टर। तो सबसे फास्टर डेटा रेट होता है NVMe टाइप के SSD में। SSD मीन्स सॉलिड स्टेट। जनरली जो पहले हार्ड डिस्क आती थी पुराने कंप्यूटर्स में, दैट इज अ डिस्क दैट इज रोटेटिंग and there is a marker that goes on the disk and read and write for you, but that is a mechanical process and that was slow. The newer thing is SSD, which is solid state drive. These are fastest. SSD में there are 2 types. One is SATA and one is NVMe. So NVMe is even faster than SATA.
So you should go for that. Second thing that you have to see is the size of the memory. आपको 512 GB का कंप्यूटर बनाना है, 1 TB का, 2 TB का, likewise. The higher the size, the more will be the cost. The third thing is size. तो साइज होता है बेसिकली द डायमेंशन ऑफ योर मेमोरी. जनरली द विड्थ इज लिमिटेड टू 22 mm, दैट्स व्हाई इट्स 22. एंड देन द सेकंड 2 डिजिट्स व्हिच आर 60 और 80 और 110. 60 इज द लेंथ. तो इट डिपेंड्स आपकी मदरबोर्ड में जो स्लॉट दिया है वो कितना लंबा है. इस तरह से आप मेमोरी कार्ड का डायमेंशन डिसाइड कर सकते हैं. फोर्थ थिंग इज PCI जनरेशन. सो एक्चुअली आई टोल्ड यू PCI 5 इज द लेटेस्ट वन राइट नाउ. उसके पहले PCI 4 था और PCI 3 था. तो जितना ज्यादा ये PCI नंबर होगा उतना ज्यादा आपका डेटा ट्रांसफर रेट होगा. फिफ्थ थिंग इज डेटा ट्रांसफर रेट. इवन दो अगर आप NVMe का एक मेमोरी कार्ड लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे डेटा ट्रांसफर रेट के मेमोरी कार्ड आते हैं, जैसे कि 3000 Mbps पर सेकेंड, 4000, 5000, 9000, 12000. इसके हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ती रहती है. तो जनरली 7000 to 9000 मेगा MBs पर सेकेंड इज अ गुड ट्रांसफर रेट फॉर प्रेजेंट जनरेशन ऑफ PCs. तो आप मिड रेंज का ले सकते हैं, ये आपको 7 से 8000 के बीच में मिल जाते हैं. दिस इज हाउ SSD लुक्स इन रियल लाइफ. दिस इज अ NVMe SSD. नाउ द फिफ्थ कंपोनेंट इज ग्राफिक कार्ड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. जैसे कि हमने देखा प्रोसेसर में AMD और Intel के बीच का कॉम्पिटिशन होता है, इनमें से आपको एक चूज करना होता है. ऐसे ही ग्राफिक कार्ड में AMD और NVIDIA का कॉम्पिटिशन होता है, इनमें से आपको एक चूज करना होता है. NVIDIA और AMD दोनों एक चिप बनाते हैं जिसको अदर कंपनीज अपने कूलर और अपने ब्रॉडर चिपसेट में लगा के मार्केट में बेचती हैं. तो बेसिकली आप अगर मार्केट में जाएंगे NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लेने, तो जनरली वो किसी गीगाबाइट या MSI किसी और कंपनी ने बनाया होगा, बट उसके अंदर जो होगा वो NVIDIA का चिपसेट होगा. तो जैसे प्रोसेसर होता है Intel और AMD का, वैसे ग्राफिक कार्ड का चिपसेट होता है NVIDIA या फिर AMD का. तो ग्राफिक कार्ड में आपको कुल 5 चीजें देखनी होती हैं. उसका टाइप क्या है, क्या वो RTX है, GTX है या फिर RX है. तो RTX और GTX बेसिकली टर्म coined by NVIDIA and RX is coined by AMD. These days सारे जो NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो RTX के ही आते हैं. RTX स्टैंड फॉर रे ट्रेसिंग, और AMD के आते हैं RX के. मैं इस अपने फर्दर वीडियोस में मैं आई विल टॉक अबाउट NVIDIA ग्राफिक कार्ड, बिकॉज अगेन अगर मैं यहाँ दोनों ग्राफिक कार्ड्स को लेके चलूंगा तो काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे एंड दैट आर नॉट पॉसिबल टू कवर इन अ शॉर्ट वीडियो. सेकंड थिंग दैट यू हैव टू सी इन ग्राफिक कार्ड इज पोर्ट्स. तो ग्राफिक कार्ड में कितने पोर्ट्स हैं, बिकॉज अगर आप अपने PC से 2 या 3 या 4 मॉनिटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोर्ट्स चाहिए, और ये पोर्ट्स ग्राफिक कार्ड में ही होते हैं. तो जनरली ग्राफिक कार्ड में एक HDMI पोर्ट आता है, या फिर 2 DP पोर्ट आते हैं, या फिर 3 DP पोर्ट्स आते हैं, एक HDMI आता है. तो ये पोर्ट्स आप देख लीजिए. अगर आप मल्टीपल मॉनिटर चलाना चाहते हैं अपने PC से, देन दीज पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर ग्राफिक कार्ड विच हैव दीज नंबर ऑफ पोर्ट्स. थर्ड थिंग यू हैव टू सी इज द कैपेसिटी. लाइक ग्राफिक कार्ड का 4 GB ग्राफिक कार्ड होता है, 8 GB, 12 GB होता है. यहाँ पे आपको एक चीज देखनी होगी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ज्यादा कैपेसिटी का ग्राफिक कार्ड विल डू मच बेटर. अगर आप किसी ज्यादा कैपेसिटी का ग्राफिक कार्ड लेते हैं जो कि ओल्डर जनरेशन का है, दैट विल नॉट बी गुड एज फार एज द न्यू जनरेशन ऑफ लेस कैपेसिटी ग्राफिक कार्ड इज कंसर्न्ड. तो कीप दैट इन माइंड एंड गो थ्रू द बेंचमार्किंग ऑफ दीज ग्राफिक कार्ड्स बिफोर सेलेक्टिंग द वन फॉर यू. फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू सी इज PCI जनरेशन. तो जनरली दीज डेज इवन दो द PCI 5 हैज कम, ग्राफिक कार्ड में अभी भी PCI 4 जनरेशन का ही डेटा ट्रांसफर रेट चल रहा है. PCI 5 हैज नॉट कम, इवन दो मदरबोर्ड में जहां ये ग्राफिक कार्ड लगता है वो PCI 5 स्लॉट है, बट ग्राफिक कार्ड PCI 4 स्लॉट का है. तो ये डेटा ट्रांसफर विल हैपन एट द 4th जनरेशन ओनली, और प्रेजेंटली 4th जनरेशन के ही ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं, PCI 5 का अभी तक नहीं आया. नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी लेंस. तो जैसे मैंने आपको मेमोरी और रैम में बताया था कि DDR5 और DDR4 और DDR3 लाइकवाइज इसके जनरेशंस होते हैं. ग्राफिक कार्ड में ये जनरेशन होता है GDDR5, GDDR6 लाइक दैट. तो प्रेजेंटली GDDR5 और GDDR6 दोनों ही मार्केट में है, एंड GDDR6 इज द लेटेस्ट वन जिसमें ज़्यादा हायर ट्रांसफर रेट होता है. सो ये थिंग भी आपको देखनी पड़ेगी. नेक्स्ट अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात करें तो देयर आर कूलर्स, पावर सप्लाई एंड कैबिनेट. कूलर बेसिकली जो आपने प्रोसेसर लगाया है इंटेल या AMD का, जब वो काम करता है तो इट गेट्स हीट्स अप. उसमें एक हायर टेम्परेचर लिमिट होती है, लाइक 90 और 95 डिग्री और 100 डिग्री. इससे ज़्यादा जाने पे वो खराब हो सकता है, तो इसलिए उसके लिए हमें एक कूलर डेडिकेटेडली लगता है. कूलर में 2 चीज़ें देखने लायक होती हैं, वो किस टाइप का कूलर है, और अगर वो AIO कूलर है, मतलब ऑल इन वन कूलर है, तो उसमें कितने फैंस हैं. एयर कूलर ये होता है कि सिंपली एक हीट सिंक के थ्रू एक फैन लगा होता है प्रोसेसर के ऊपर जिससे कूलिंग होती है, और दूसरा होता है ऑल इन वन कूलर जिसमें लिक्विड का यूज़ होता है. तो बेसिकली लिक्विड प्रोसेसर के ऊपर जाता है एंड टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द प्रोसेसर, और फिर वो एक रेडिएटर जिसमें फैंस लगे होते हैं उसके थ्रू उसको डिसिपेट कर देता है. तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैंस इन इट ज़्यादा कूलिंग अचीव होती है. लाइक एक फैन होता है तो कम, 2, 3, 4, और फैन का साइज, डायमीटर बेसिकली, और नंबर ऑफ फैंस डिपेंड करते हैं कि कितनी कूलिंग होगी. नेक्स्ट थिंग इज पावर सप्लाई.
तो जितने सारे कंपोनेंट्स हैं लाइक प्रोसेसर, मदरबोर्ड, कूलर, देन योर रैम एंड ग्राफिक कार्ड, ये जितना पावर कंजम्पशन कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे हायर कैपेसिटी का आपको पावर सप्लाई लेना होता है। तो डिसेंट एनफ पीसी बनाने के लिए जनरली 650 वाट का पावर सप्लाई यूनिट काफ़ी होता है, बट फॉर सेफर साइड आप फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपग्रेड करते हैं ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर, तो यू शुड गो फॉर हायर कैपेसिटी ऑफ पावर सप्लाई। तो जनरली 750 या 950 या 900 वाट का आप एक पावर सप्लाई यूनिट ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कैबिनेट। तो कैबिनेट, जिसमें आपको मदरबोर्ड में बताया था कि मदरबोर्ड किस साइज होते हैं, देयर आर फुल फॉर्म ATX मदरबोर्ड, देन आर माइक्रो ATX मदरबोर्ड, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कैबिनेट कितना बड़ा होगा। तो अगर आप एक छोटा मदरबोर्ड लेते हैं जिसमें कम नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, तो आपका कैबिनेट भी छोटा हो सकता है। मतलब कैबिनेट मतलब जिसके अंदर वो मदरबोर्ड बैठने वाला है। सो बेस्ड ऑन दैट देयर कैन बी फुल टावर, माइक्रो टावर, माइक्रो ATX काइंड ऑफ कैबिनेट ऑल्सो। और कैबिनेट के अंदर भी सेकंड चीज़ देखने लायक होती है कि उसमें फैंस आते हैं। तो फैंस, कितने नंबर ऑफ फैंस फ्रंट में है, कितने बैक में है, ये कॉल भी आपको लेना पड़ता है ताकि प्रॉपर एयर कूलिंग कैबिनेट के अंदर बनी रहे। अब हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ इंटरेक्शन। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या पैरामीटर किस कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट को इफेक्ट करता है, और कैसे इसमें बॉटल नेकिंग ना हो, हर कंपोनेंट अपना फुल कैपेसिटी का यूज़ कर पाए, क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने अपने सारे कंपोनेंट्स बैठा रखे हैं। तो फर्स्ट थिंग आप सेलेक्ट करते हैं प्रोसेसर। तो अगर आपने इंटेल का प्रोसेसर डिसाइड कर लिया है तो वो डिक्टेट करेगा कि आपका मदरबोर्ड कौन सा होगा। तो फॉर इंटेल प्रोसेसर जो मदरबोर्ड में सॉकेट होगा वो इंटेल के कंपैटिबल होना चाहिए। जो मदरबोर्ड में चिपसेट होगा वो भी इंटेल के कंपैटिबल होना चाहिए। मदरबोर्ड में जो मेमोरी के लेन्स होंगे, मेमोरी लाइक रैम के जो स्लॉट्स होंगे, वो भी आपके प्रोसेसर द्वारा सपोर्ट किए जाने चाहिए। तो आपका प्रोसेसर अगर DDR5 सपोर्ट नहीं करता है तो आप DDR5 के मेमोरी रैम स्लॉट्स में लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको DDR5 पे पैसे स्पेंड करने का, बिकॉज जो आपका प्रोसेसर है वो एक बॉटल नेकिंग करेगा। तो लाइकवाइज DDR सपोर्ट भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज ओवरक्लॉकिंग कैपेसिटी। तो अगर आप एक प्रोसेसर ले रहे हैं जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ओवरक्लॉक का मतलब ये होता है कि जो उसकी रेटेड क्लॉक स्पीड है विच इज लाइक 3.8 गीगाहर्ट्ज, और जो उसकी टर्बो क्लॉक स्पीड है विच कैन बी लाइक 5.2 गीगाहर्ट्ज, इन क्लॉक स्पीड से भी आप ज्यादा क्लॉक स्पीड पर अगर प्रोसेसर को चलाना चाहते हैं, जो कि लोग करते हैं हायर परफॉर्मेंस के लिए, तो वो कंपैटिबिलिटी आपके मदरबोर्ड में है कि नहीं है। बिकॉज व्हेन पीपल डू ओवरक्लॉकिंग, आपका प्रोसेसर जो है वो हीटअप होता है, आपका कूलर उतने हीट डिसिपेट करने के लिए डिजाइंड है कि नहीं। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड यू हैव टू टेक अ कॉल बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन। तो ओवरक्लॉकिंग अगर आपका प्रोसेसर में है तो आपके मदरबोर्ड में भी ओवरक्लॉकिंग फीचर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड का जो PCI जनरेशन है विच इज प्रेजेंटली 4th जनरेशन, तो क्या करस्पॉन्डिंग स्लॉट जिसमें वो ग्राफिक कार्ड बैठने वाला है मदरबोर्ड में, वो भी PCI 4 या फिर हायर का है कि नहीं है। तो एक्चुअली प्रेजेंटली हो ये रहा है कि मदरबोर्ड में PCI 5 जनरेशन का 16 का स्लॉट रहता है, बट ग्राफिक कार्ड में प्रेजेंटली 4th जनरेशन के ही आ रहे हैं। तो दैट इज ओके, बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। अगर आप ग्राफिक कार्ड ही कोई 3rd जनरेशन का ले लेते हैं, कोई पुराना ले लेते हैं, तो मदरबोर्ड में PCI 5 जनरेशन स्लॉट होने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी रैम। इसमें आपको देखना होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रैम मदरबोर्ड कितना सपोर्ट कर सकता है। तो इवन दो अगर मदरबोर्ड में 4 स्लॉट हैं बट मैक्सिमम सपोर्ट जो रैम है वो 128 GB है, तो आप उसमें 4 32 GB के ही रैम लगा सकते हैं। अगर आप 64 GB के लगाते हैं, इफ यू विश टू क्रिएट अ 512 GB रैम, बट वो मदरबोर्ड ही उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन दैट। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज मदरबोर्ड की क्लॉक स्पीड। तो जनरली जो मैंने बताया, रैम जो DDR4 की क्लॉक स्पीड होती है 2100 से 3600 मेगाहर्ट्ज, तो आप 3600 मेगाहर्ट्ज का रैम तो भले ही ले लेते हैं, लेकिन अगर मदरबोर्ड की क्लॉक स्पीड वो नहीं है तो उस रेट से वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा रैम से। तो मदरबोर्ड की क्लॉक स्पीड भी आपको देखनी होती है, और जनरली मदरबोर्ड की क्लॉक स्पीड जो होती है वो रैम की क्लॉक स्पीड से इनिशियली कम ही आती है। वो आपको उसकी बायोस की सेटिंग में जाके उसको XMP मोड या फिर हायर क्लॉक स्पीड पे चलने के लिए आपको सेट करना होता है, ताकि वो रैम का जो फुल मेगाहर्ट्ज कैपेसिटी है उसको यूज कर पाए। तीसरी चीज जो होती है वो होती है DDR4 और DDR5 जनरेशन का मेमोरी स्लॉट। तो आपको देखना होता है कि मदरबोर्ड में DDR5 सपोर्टिव जनरेशन का है या 4 का। चौथी चीज की बात करें अगर हम, दैट इज SSD। तो SSD जिस स्लॉट में बैठता है वो स्लॉट का कौन सा जनरेशन है वो भी आप देख लीजिए, बिकॉज अगर आप हायर जनरेशन का कोई SSD लेते हैं जो PCI 5 है और आपके मदरबोर्ड में PCI 4 जनरेशन ही है, तो हायर का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ भी एक कंपैटिबिलिटी का इशू बन जाता है। नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में जो ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 2 ही ब्रांड है, इंटेल और AMD। इन्हीं में से आपको कोई चूज करना पड़ेगा। देन बेस्ड ऑन योर प्रोसेसर, क्या आप इंटेल का सॉकेट चाहिए आपको AMD का, देयर आर वेरियस ब्रांड्स इन मार्केट
लाइक Asus, MSI, Gigabyte जो मदरबोर्ड बनाते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके डिटेल में इनके क्या क्या फीचर्स हैं, इनमें बाकी जो मेमोरी और SATA स्लॉट्स हैं वो कितने नंबर के हैं, AIO में क्या है, USB 3 है कि नहीं है, थंडरबोल्ट है कि नहीं है, वाईफाई है कि नहीं है, ये सब आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रैम। तो रैम के बहुत सारे ब्रांड्स हैं लाइक क्रूशियल, G-Skill एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें आपको DDR4 और DDR5 सब तरह के कैपेसिटी वाले रैम्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में NVIDIA और AMD दो ही प्लेयर हैं जो इसके ग्राफिक्स की चिप बनाते हैं। इन चिप का यूज करते हुए जो ग्राफिक कार्ड होते हैं जिसमें स्लॉट्स और फैंस एक्सेट्रा लगे होते हैं वो बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी हैं लाइक MSI, Asus, Gigabyte, Inot 3D likewise. There are so many companies. So next thing is SSD. तो SSD बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां लाइक Samsung, WD, ADATA, Crucial. So there are so many companies, you can choose from any one of these. Now let's come to my PC, that what I have built and why I have built that. So I have listed down all the components that we require to make a PC and which exact component I have used is listed against it. So let's see. First one is CPU, or we can call it processor. So I have chosen 13th generation i7 processor. 13th generation is the latest generation and the higher number of cores are available in i9. बट मैंने जो वेबसाइट में यूजर बेंचमार्क्स वगैरह देखे तो i7 परफॉर्म्स इक्वली गुड। इट हैज लेस नंबर ऑफ कोर्स, आई गेट इट, बट इट इज वे चीपर देन i9. i9 इज लाइक 10 to 15,000 मोर कॉस्टलियर देन i7। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मुझे जो प्रोग्राम चलाने हैं, सो i7 हैज डिसेंट नंबर ऑफ कोर्स दैट कैन रन माई प्रोग्राम easily. So that's why I have chosen Intel 13th generation i7 processor. Next thing is motherboard. So for 13th generation, I should have gone for 13th generation chipset motherboard, but I have gone for 12th generation motherboard because it is cheaper and the performance is same. So I have chosen Z690, which is a 12th generation chipset for Intel motherboard. The 13th generation is Z790, but the only difference is the cost. There is no performance wise difference, and Z690 is like 7 to 8,000 cheaper than Z790. So there's no point of spending on the latest because latest is not necessarily always good. So next thing is RAM. For RAM, I have chosen Corsair Vengeance 16GB stick, and I have chosen 2 sticks, so my total RAM capacity right now is 32GB and the frequency is 36,000 MHz DDR4. So please note that even though DDR5 is in vogue, मैंने DDR4 को choose किया because इसमें CL value कम आ रही है अभी, and 36,000 MHz is good enough for me, और इसकी जो cost है DDR5 से अभी काफी कम है। तो फ्यूचर में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मे बी DDR5 आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट हेयर इन लाइक अप्रैल 2023 DDR4 मेरे लिए बेटर ऑप्शन था कॉस्ट वाइज एंड द परफॉर्मेंस आई गेट फ्रॉम इट। नेक्स्ट थिंग इज स्टोरेज। तो मैंने 1 TB का ADATA का स्टोरेज लिया है विच इज NVMe एंड इट्स जनरेशन 4। इट सपोर्ट्स PCI जनरेशन 4। मेरे मदरबोर्ड में भी PCI जनरेशन 4 का ही स्लॉट है, सो देयर इज नो कंपैटिबिलिटी इशू। नेक्स्ट थिंग इज ग्राफिक कार्ड। तो आई हैव चूजन 3060 Ti, इवन दो मार्केट में 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड आ गए लाइक 4060, 4080 एंड लाइकवाइज, बट दीज आर वेरी कॉस्टली एंड मेरे को ग्राफिक कार्ड इतनी जरूरत नहीं है। द ग्राफिक कार्ड आई रिक्वायर ओनली द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग 3D वीडियोस, और 3060 is good enough for me. You can choose higher capacity graphic card if you are more intensive to gaming and all that, but I am not, और जो applications मैं use करता हूँ उसके लिए ये graphic card sufficient है cost wise and the performance wise both. Next thing is cooler. So I have chosen Deepcool Infinity cooler which has 3 fans and RGB lighting also, so it is doing the job. Next thing is power supply. So if I add up the power rating of my graphic card, this 13th generation i7 processor, the motherboard, the cooler, it comes around less than 600 watt, but even then I have gone for 750 watt cooler in case in future I need the higher power. Next thing is cabinet. So I have gone for full ATX motherboard, and for that I require a bigger cabinet. I cannot go for micro, so I have chosen the mid tower anti-sports RGB fans cabinet. It has 3 fans in front and 1 fan at the back, and it has RGB lighting as well, which looks decently good enough. Now let's talk about the cost of these components. So here are the cost. The major cost goes in the processor, the motherboard and the graphic card, and rest all things come around 10 to 15,000 range depending on various factors that I have told you earlier. So if you add all these up, the total cost come to be 1.35 lakhs. Around in this much cost you can make a decent PC. I'm very happy with my PC. ये पूरी process थी एक PC बनाने की। अगर आप एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं
तो ये पीसी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इवन दो अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो इस पीसी में कोई ख़राब बात नहीं, इट कैन हैंडल वेरी गुड गेम्स ऑल्सो, वेरी ग्राफिक इंटेंसिव गेम ऑल्सो, बिकॉज मैंने एक अच्छा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया हुआ है। तो माई प्रोसेस ऑफ मेकिंग वीडियोज़ काफ़ी फास्ट हो गई है। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट मोर वीडियोज़ फ्रॉम मी, एंड फॉर दैट आई सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच जिनके लिए यूज़फुल हो सकता है, जो पीसी बनाने जा रहे हैं। और मैंने एक सीरीज़ चालू की है जिसमें मैं थोड़ा ट्रैवलिंग से संबंधित जो टेक्निकल चीज़ें हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू प्लेसेस, आई ऑल्सो फिल्म माई ट्रैवलिंग विच इन्वॉल्व्स वेरियस हाई एंड गैजेट्स, हाई एंड पीसी, एंड आई कंटिन्यूसली वर्क ऑन देम। और मैं काफ़ी कुछ करता रहता हूँ नया नया जो आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है, इसलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है जिसमें मैं टेक्निकल फ्रंट भी फिल्मिंग का आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं, मुझे मोटिवेट करें। और अगर आप इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। इस पीसी बिल्ड से संबंधित अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ आस्क मी, आई ऑलवेज रिप्लाई टू माई कॉमेंट। तो अब वीडियोस बनने की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।